हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, वो कब हुई थी, उसके कारण क्या थे, इस चीज़ के बारे में। जो फ्रांसीसी क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 1789 को। और ये कब तक चली थी? ये चली थी 1799 तक। तो जो 7,000 मर्द तथा औरतें जो टाउन हॉल में इकट्ठा हुए थे, उन्होंने एक जन सेवा का गठन करने का निर्णय किया था। उन्होंने जो राजा के हथियार थे, उन्होंने हथियारों की खोज करनी शुरू कर दी थी। जनता राजा के विरुद्ध खड़ी थी तो उन्हें हथियारों की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो राजा के ही जो सरकारी भवन थे उन्हीं से हथियारों की खोज करते थे। सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्व भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला तथा भारी मात्रा में जो गोले बारूद मिलने की संभावना थी। जो बास्तिल किला था, उस किले में जो सबसे ज़्यादा हथियारों के मिलने की संभावना थी, इसीलिए जो लोग थे उन्होंने बास्तिल किले ही को तोड़ दिया हथियारों पर कब्जा पाने के लिए। हथियारों पर कब्जा की इस सहस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर भी मारा गया। क्योंकि कमांडर था, वो अपने किले की रक्षा कर रहा था, तो वो भी मारा गया था। और जो उस किले में कैदी थे वो भी छुटाकर भाग गए थे। जो किला था, अब वो जो सम्राट की निरंकुश शक्तियां थी उनका प्रतीक बन चुका था। तो इसीलिए जो किले के अवशेष थे वो बाजारों में बेचे गए। उसकी स्मृति चिन्ह को बेच दिया गया और उन लोगों को बेच दिया गया जो ऐसी स्मृतियों को संयोजित करते हैं। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जो जनता थी वो पाव रोटी की महंगाई का भी विरोध कर रही थी। जो ये क्रांति हुई थी, इस क्रांति के बाद जो फ्रांस के सम्राट थे उन्हें भी फांसी दी गई थी। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध, उत्तरार्ध मतलब 18वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है? जो 1750 के बाद की, 1750 के बाद जो फ्रांसीसी साम्राज्य था उसे देखेंगे हम। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। उस समय उसकी उम्र केवल 20 ही वर्ष थी। उनका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ। जब उनका राजरोहण हुआ तो उस समय जो राजकोष था वो खाली मिला उन्हें, क्योंकि जब ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था तो फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया। तो लंबे समय तक चले युद्ध के कारण जो फ्रांस के वित्तीय संसाधन थे वो नष्ट हो चुके थे। ये तो होना ही था, क्योंकि इतने दिनों तक युद्ध चला था तो जो फ्रांस की कंडीशन थी वो बहुत खराब हो चुकी थी। वर्साय क्या होता है? जिसमें जो फ्रांस के राजा थे वो रहते थे, वो महल, उस महल का नाम था वर्साय। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बढ़ाने रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ वो अलग से था। जो राजा थे वो अपनी शानो शौकत बढ़ाने के लिए जो महलों को सजाते थे उन पर फिजूल खर्च करते थे, तो इससे उनका बोझ था, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो और भी खराब होने लगी। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। था जिसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद करवाने में सहायता की थी। इस युद्ध के चलते जो फ्रांस था उस पर 10 अरब लिरवे से भी अधिक का कर्ज और जड़ गया। जो लिवरे था वो फ्रांस की पुरानी करेंसी का नाम था। पहले से ही फ्रांस पर 2 अरब लिवरे का बोझ था, इसके बाद और भी चढ़ गया 10 अरब का। और सरकार के जो कर्जदाता थे अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। कर्ज को चुकाने पर मजबूर भी थी। इतना बड़ा कर्ज चुकाना था। तो कार्यालय थे, सेना के रखरखाव के लिए और राज दरबार विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए करों में वृद्धि कर दी थी। लेकिन यह जो कदम उठाया था उन्होंने, यह भी नाकाफी था, क्योंकि इतना बड़ा जो कर्ज फ्रांस के ऊपर था वो इससे भी पूरा नहीं हो पा रहा था। 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटों में बटा था और केवल जो तीसरा स्टेट था उसके लोगों को ही कर अदा करना था।
तो प्रथम स्टेट कौन सा था? जो चर्च के पादरी थे वो। और जो द्वितीय स्टेट था वो कौन सा था? जो थोड़े से अमीर लोग होते थे वो थे कुलीन वर्ग के, तो वो आ जाते थे द्वितीय में। इन दोनों को तो कर अदा करना नहीं होता था। और जो तृतीय स्टेट के बच गए वो अकेले कर्ज अदा करते थे। उसमें कौन आता था? जो किसान हो गए, व्यापारी हो गए, कर्मचारी हो गए, वकील हो गए, ये लोग ये अकेले कर अदा करते। वर्गों में विभाजित जो फ्रांसीसी समाज था वो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। इसमें क्या होता था? जो राजा होते थे वो अपनी जो अमीर लोग होते थे उन्हें अपनी जमीन दे देता था, उनमें बांट देता था। वर्गों में विभाजित जो फ्रांसीसी समाज था वो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। इसमें क्या होता था? जो राजा होते थे वो अपनी जो अमीर लोग होते थे उन्हें अपनी जमीन दे देता था, उनमें बांट देता था। जो प्राचीन राजतंत्र था वो क्या था? ये एक ऐसा था कि मतलब जो राज्य की सारी शक्तियां हैं वो राजा या रानी के पास ही होती थी। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान ही थे और इन्हें ही कर जो अदा करना होता था, तो किसानों को, वकीलों को, इनको ही करना होता था। ऐसे किसान बहुत कम थे जिनके पास अपनी खुद की जमीन होती थी। जो 60% जमीन थी उन पर केवल कुलीन वर्ग के लोग थे, जो चर्च के पादरी थे, या तीसरे एस्टेट के जो अमीर लोग थे, जिसमें व्यापारी भी आ सकते हैं। जो कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग के लोग थे उन्हें जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा था? तो राजा को कर दिए जाते थे, उन करों से इन्हें छूट होती थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे, इन्हें कुछ और भी अधिकार थे वो हासिल होते थे। वो क्या थे? ये किसानों से कर वसूल कर सकते थे। कुलीन वर्ग के लोग थे वो किसानों से स्वामी की सेवा, घरों में काम करवाना, खेतों में काम करवाना, सैन्य सेवा देना, अथवा जो सड़कों के निर्माण के लिए ये किसानों को बाध्य करते थे। जो चर्च भी थी वो भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद के रूप में वसूल करती थी। टाइद क्या था? चर्च द्वारा वसूले जाने वाले कर। एक और था टाइल। वो क्या था? जो सीधा राज्य को अदा किया जाता था। तो जो किसान और ये जो तृतीय वर्ग में थे तो उन्हें 2 कर देने पड़ते थे। एक तो जो चर्च था उसे देना पड़ता था और एक जो राज्य था उसे भी अदा करना पड़ता था। और इसके साथ साथ जो नमक और तंबाकू है इन पर भी कर लगाया जाता था। और इसी प्रकार जो वित्तीय कामकाज का सारा बोझ था वो करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। फ्रांस के लोग थे तो उन्हें का जो जीने का संघर्ष था, अब हम उसके बारे में। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। जनसंख्या तो बढ़ेगी भाई फ्रांस की, लेकिन जो फ्रांस के लोग थे वो अनाज तो कम उगाते थे और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, तो इसलिए पाव रोटी की कीमत भी महंगाई में तेजी से वृद्धि हो गई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालकिन तय करता था। मतलब जो उनके पैसे थे वो मालकिन तय करता था कि कितने देने हैं। महंगाई तो बढ़ गई लेकिन जो मजदूरी थी उनकी वो बढ़ी नहीं। अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थिति तब और बदतर हो गई जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। क्यों? अगर पैदावार ही नहीं होगी तो खाने को मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। रोजी रोटी का संकट पैदा होता जा रहा था। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थी। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए संसाधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। किसान और जो मजदूर थे उन्होंने पहले भी जो कर बढ़ने के लिए एक विद्रोह किया था, परंतु उनके पास कोई आर्थिक सहायता नहीं थी। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के साथ संपर्क में आ सकते थे। जो 18वीं सदी थी उसमें एक और समूह का जो उदय हुआ था वो कौन सी थी? वो थी मध्य वर्ग। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के
समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। जो तीसरा वर्ग था उसमें वकील जैसे लोग भी शामिल थे और थोड़े ही प्रशासनिक लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी मूल के पास जन्मतः जो विशेष अधिकार थे वे नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि जो तीसरा वर्ग था उसमें शिक्षक भी शामिल होते थे, वकील भी शामिल होते थे, पढ़े लिखे लोग भी शामिल होते थे। फिर वो जो वर्ग व्यवस्था थी उसे नकार रहे थे। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता नहीं होती। ये नहीं मानते थे कि जन्म से जो अधिकार उन्हें मिले हुए हैं, जो कुलीन वर्ग है, जो पादरी वर्ग है, उन्हें नहीं मिलने चाहिए। ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, वो ये मानते थे। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी अपने टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट में। जॉन लॉक थे, उसने जो राजा के जो दैवीय और निरंकुश अधिकार थे उनके सिद्धांतों का खंडन किया था, उनका विरोध किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। जो एक और दार्शनिक था वो था मोंतेस्क्यू। इसने भी एक रचना का जो निर्माण किया था वो क्या थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना। इसमें जो सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। जो अमेरिका के संविधान में गारंटी दी जाती थी वो थी अधिकारों की, कि जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाएगी, तो वही फ्रांस में भी अपनाया गया। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउस व सैलूनों की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ करता था। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि जो अनपढ़ लोग थे उन्हें भी समझ आ सके। और इसी दौरान जो लुई 16वां था उसके द्वारा एक और खबर जारी हुई कि जो खर्च है उसे पूरा करने के लिए फिर से कर लगाया जाएगा। तो जनता इस बात के लिए भड़क उठी थी। नेक्स्ट टॉपिक है क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी? पिछले भाग में आप देख चुके थे कि जिन कारणों से लुई 16वां ने कर बढ़ा दिया था। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया? प्राचीन राजतंत्र के तहत जो फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, राजा अपनी इच्छा के अनुसार कर नहीं लगा सकता था, उसे पहले सभा बुलानी पड़ती थी और उसके बाद ही राजा कर लगा सकता था। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संसद की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। लुई 16वां ने 5 मई 1789 को एक स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई थी नए करों के प्रस्ताव के लिए। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वरना जो महल था वर्साई उसे सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए और दोनों के 300 प्रतिनिधि भी थे, लेकिन जो तीसरा स्टेट थे उसके 600 प्रतिनिधि थे और वो उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व जो समृद्ध लोग थे, जो शिक्षित वर्ग के थे, उन्होंने किया था। किसानों और औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था, लेकिन फिर भी जो शिक्षित लोग थे वो 40,000 पत्रों की, जो अन्य आम लोग थे, जो किसान, औरतें और कारीगर लोग थे, उनकी शिकायतों की मांग की सूची बना के लेके आई थी। स्टेट्स जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रत्यक्ष थे, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा के द्वारा मतदान कराया जाए। इसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसमें मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। अब सम्राट ने इस प्रस्ताव को तो अस्वीकार कर दिया था। तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने विरोध जताया और जो सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वे खुद को संपूर्ण
जो फ्रांसीसी राष्ट्र था उसका प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साए, जहाँ पर राजा रहते थे, वो महल, उसके जो इंडोर के जो टेनिस कोर्ट थे वहां पर जमा हो गए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली ही घोषित कर दिया। उन्होंने यह शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम नहीं करने वाला कोई संविधान तैयार किया जाता तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? एक तो मिराबियो, और दूसरे कौन से थे? आबे सिये। जो मिराबियो थे उनका जन्म कुलीन परिवार में हुआ, परंतु वो फिर भी वह सामंती विशेषाधिकार थे उनको खत्म करवाना चाहते थे। उसने एक पत्रिका भी निकाली थी, वर्साय में जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया था। आबे सिये जो दूसरे थे वो पादरी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो तीसरा स्टेट था, जो गरीब थे, उनका साथ दिया। विशेष अधिकारों को खत्म करना चाहते थे। शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी। जिस वक्त जो नेशनल असेंबली थी वो संविधान का प्रारूप लिखने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी। पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी। जो बेकरी के मालिक थे वो इस स्थिति का फायदा उठा रहे थे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। लोग पाव रोटी के लिए भी तरस रहे थे और वो उनकी जमाखोरी कर रहे थे। लोग घंटों तक बेकरी के बाहर इंतजार करते थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद जो गुस्से वाली औरतें थी उन्होंने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश भी दे दिया था। भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। इसका मतलब है उसे खत्म कर दिया। देखो, गांव-गांव में ये अफवाह फैल चुकी थी कि जो जागीरों के मालिक थे उन्होंने लुटेरों को बुला लिया है और जो पकी हुई फसल थी वो उन्हें तबाह कर देंगे। तो इस बात से कि जो लुटेरे हैं वो गांव-गांव बुला लिए गए हैं, इस बात से जो किसान थे वो भड़क चुके थे और वो अपने कुदाल वगैरह इन सब को लेकर जो किले थे उन पर आक्रमण करने लगे। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया। लगान संबंधी जितने भी दस्तावेज थे उन्हें भी जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए थे और बहुत तो पड़ोसी देश में जाकर शरण भी लेने लगे थे। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान लगा के लुई 16वां ने अतः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया था। पादरी वर्ग के लोग थे, उनका भी जो विशेष अधिकार था उन्हें छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। जो फ्रांस था अब संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सम्राट था उसकी शक्तियों को थोड़ा कम करना। पहले फ्रांस में कैसा शासन था? एक व्यक्ति का शासन था, लेकिन अब उसकी बजाय 3 विभिन्न संस्थाओं में इसकी शक्ति का विभाजन कर दिया गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें विभाजन कर दिया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का जो अधिकार था वो नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। नेशनल असेंबली अप्रत्याशित रूप से चुनी गई थी। सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचिका समूह का चुनाव कराते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। जो अधिक कर चुकाते थे केवल उन्हीं को जो वोट देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन जो कर नहीं चुका पाते थे उन्हें नहीं दिया था। निर्वाचिका की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाता की उचित श्रेणी में होना जरूरी था। ऐसा व्यक्ति जो करदाताओं की श्रेणी में उचित माना गया हो, उसे ही केवल असेंबली का सदस्य होने का अधिकार दिया जा सकता था। इसका मतलब क्या है? नैसर्गिक और अहरणीय। इसका मतलब क्या है? ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते थे और इन्हें छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया था कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। जो फ्रांस था उसमें जो राजतंत्र था उसका तो विनाश हो चुका था और अब गणतंत्र की स्थापना हो गई थी।
फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में और भी तनावपूर्ण रही थी। यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु पर्सा के राजा के साथ उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटना से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें भी ये लग रहा था कि हमारे देश में भी यही घटना घट सकती है। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। इस योजना पर अमल हुआ। 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्सा एवं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। जो अलग अलग राज्य थे, वहां से खुद व्यक्ति आकर सेना में भर्ती होने लगे थे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया था। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उसमें कवि रोटेस दिलाई द्वारा रचित मार्सियेल भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, मतलब उसकी निरंकुशता करते हुए गाया था। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिलेस हो गया था, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान भी है। क्रांतिकारी युद्ध से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी भी पड़ी थी। मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारियां औरतों के कंधे पर पड़ गई थी। की आबादी के लिए एक बड़े हिस्से पर ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले की आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के जो संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। जो अमीर लोग थे उन्हें ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीति एवं अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इसमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कन्वेंट्स ऑफ सेंट्स जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन चुका था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं। उन्होंने भी अपने क्लब बनाए थे। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में जानेंगे। जैकोबिन जो क्लब था, उसके जो सदस्य थे वो समाज के जो कम समृद्ध हिस्से थे वहां से आते थे। इसमें छोटे दुकानदार भी होते थे और कारीगर भी होते थे। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ये यहाँ पर इस तस्वीर में दिखाया गया है। समाज के जो फैशन परस्त वर्ग के लोग थे, खास तौर पर जो वो घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करना चाहते थे। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्त के लिए ऐलान का उनका तरीका था। इस पिक्चर में 100 कुलोत की महिला और पुरुषों को दिखाया गया है। जैकोबिन को 100 कुलोत के नाम से भी जाना जाता था, बिना घुटने वाले। 100 कुलोत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक भी थी। महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। जो जैकोबिन क्लब के लोग थे, उन्होंने पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल विद्रोह छेड़ दिया था, महंगाई के प्रति। 10 अगस्त की सुबह को उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया था और राजा के रक्षकों को मार डाला था और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा था। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया था। नए चुनाव करवाए गए। 21 वर्ष की उम्र से अधिक वाले पुरुष, वो गरीब हो या फिर अमीर, उनको मत देने का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। कन्वेंशन मतलब पारंपरिक या रूढ़िगत। 21 सितंबर 1792 को इसने राष्ट्रतंत्र का जो अंत कर दिया था और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया था। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें जो सरकार है वो चुनी जाती है जनता के द्वारा। वह पीढ़ी दर पीढ़ी राज नहीं कर सकती, वह राजा के द्वारा चुनी जाएगी। गणतंत्र देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने थे। लुई 16वां को न्यायालय ने देशद्रोही के आरोप में मौत की सजा सुना दी थी। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी भी दे दी थी और जल्द ही रानी का भी ऐसा ही हश्र हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।